पाकिस्तान आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल नहीं करते, सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों आज वीडियो का टाइटल है बांग्लादेशियों का कर्म का फल मिलना शुरू। अच्छा, क्या हो गया है, देखते हैं वीडियो हुआ क्या, असल में मुद्दा क्या, फिर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश में भी महंगाई पाकिस्तान की तरह बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, क्या बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह लोगों को आटे दाल के लाले पड़ने वाले हैं? क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी लोगों को लाइन में लगकर आटा खरीदना होगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी ने भी खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है। कभी एशिया की तेजी से बढ़ती इकॉनमी से बांग्लादेश अब कर्जे और महंगाई में डूबने वाला देश बनता जा रहा है। हालात तो पहले से ही खराब होने लगे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हुए सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट ने देश की इकॉनमी को बहुत तगड़ा झटका दिया है और इसका सीधा असर बांग्लादेश के आम लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो इसीलिए मैंने यह सवाल किया कि क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनता जा रहा है? वैसे ये बात मैं बहुत लंबे टाइम से कह रहा हूं। बांग्लादेश में महंगाई ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बांग्लादेश में महंगाई आसमान छू रही है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट 13 अगस्त यानी कल की है। यह रिपोर्ट बता रही है कि पिछले 13 सालों में पहली बार बांग्लादेश में फूड इन्फ्लेशन 14% तक बढ़ गया है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का सीधा मतलब है कि खाने पीने के सामान की कीमतों का बढ़ना, सब्जियों के दाम का बढ़ना, चावल, गेहूं, दाल और दूसरे सामानों का महंगा होना। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने सोमवार को ही फूड इन्फ्लेशन से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। यह रिपोर्ट बता रही है कि जून में महंगाई की दर 9.72% थी, जो जुलाई में बढ़कर 14.1% तक पहुंच गई। बीएसएस के आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि यह केवल फूड आइटम्स के दाम नहीं बढ़े हैं, नॉन फूड आइटम्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। नॉन फूड आइटम्स इन्फ्लेशन जून में 9.15% था, जो जुलाई में 9.68% तक पहुंच गया। जुलाई से अगस्त के बीच बांग्लादेश में जबरदस्त सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ। इस आसमान छूती महंगाई के पीछे उसी अनरेस्ट को वजह बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश की सरकारी एजेंसीज इस आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही महंगाई को लेकर अपने हाथ खड़ी कर चुकी हैं। अर्थशास्त्री एहसान एच मंसूर बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर बने हैं। गवर्नर बनने के बाद उन्होंने कहा कि बांग्लादेश बैंक की मुख्य प्राथमिकता है महंगाई को कंट्रोल करना। लेकिन क्या यह इतना आसान है? यह बांग्लादेश के फाइनेंस एंड प्लानिंग एडवाइजर सलेहुद्दीन अहमद के बयान से साफ है। सलेहुद्दीन ने कहा है कि महंगाई दर को घटने में समय लगेगा। यानी बांग्लादेश में अभी ना तो महंगाई घटने वाली है, ना ही लोगों को राहत मिलने वाली है। अब राहत मिले भी तो कैसे? जून तक जो महंगाई दर 10% से नीचे थी, वो जुलाई में 14% को पार कर गई। इसके पीछे देश के हालात भी जिम्मेदार हैं। सोशल अनरेस्ट की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है। अब जब सप्लाई ही नहीं होगी तो चीजों के दाम तो बढ़ने ही थे। लेकिन बांग्लादेश की इकॉनमी के लिए खतरे की घंटी केवल फूड इन्फ्लेशन रेट के आंकड़ों में या आंकड़ों ने नहीं बजाई है। दुनिया की एक बड़ी रेटिंग एजेंसी ने भी बांग्लादेश को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इस ग्लोबल एजेंसी का नाम है S&P। कैपिटल मार्केट कंपनी S&P ने कहा है कि बांग्लादेश में हुए बवाल का सीधा असर बैंकों और देश के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पर पड़ेगा। S&P के मुताबिक इस अनरेस्ट की वजह से बैंकों की स्थिति और कमजोर होगी और आर्थिक सुधार की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। बांग्लादेश में चल रहे घमासान को देखते हुए S&P ने पहले भी इसे लेकर चेतावनी जारी की थी। S&P का कहना है कि बांग्लादेश की बैंकिंग इंडस्ट्री कमजोर हो चुकी है। उसके पास लिक्विडिटी यानी फंड्स की कमी है, कैपिटल बफर नहीं है, खराब एसेट्स हैं। और ऐसे हालात में सेंट्रल बैंक के टॉप ऑफिसर्स का हटना या बदला जाना
पूरी इकॉनमी पर असर डालेगा। S&P का भी आकलन है कि बांग्लादेश में हुए अनरेस्ट और उसके बाद लगाए गए कर्फ्यू की वजह से ही इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 2-3 सालों में बांग्लादेश की इकॉनमी की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी है। पिछले ही साल IMF ने बांग्लादेश को 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बेल आउट पैकेज जो है वो मंजूर किया था। देश की इकॉनमी की बैकबोन माने जाने वाली गारमेंट इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था। उस हालात में देश में इतने बड़े और हिंसक आंदोलन ने देश की अर्थव्यवस्था को और पीछे धकेल दिया। और आपको याद होगा कि जब यह मामला शुरू हुआ था तब मैंने कहा था कि बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत भुगतनी पड़ेगी। अमेरिका बांग्लादेश के गारमेंट प्रोडक्ट्स का बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन पिछले 6 महीने में यूएस ने बांग्लादेश से कपड़ों का इंपोर्ट कम कर दिया है। पिछले 8 महीनों में देश के रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में 16% की गिरावट आई है। अब ऐसे खराब हालत में जब देश में एंटी कोटा प्रोटेस्ट शुरू हुए, जिसने पूरे देश को कई दिनों तक ठप कर दिया, तो देश की इंडस्ट्रीज की तो बैंड बजनी ही थी। चटगांव पोर्ट बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है। देश में होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 90% यही पोर्ट हैंडल करता है। लेकिन जब बांग्लादेश में बवाल हुआ, हिंसा हुई, तो इस पोर्ट पर भी असर पड़ा। यहां भी कामकाज ठप पड़ गया। रिपोर्ट बताती है कि कई कंसाइनमेंट्स पोर्ट पर फंस गए। रिपोर्ट बता रही है कि पोर्ट पर शिप्स की आवाजाही से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 10 दिनों तक की देरी हो गई। रिपोर्ट्स आई कि 50 से ज्यादा शिप चटगांव पोर्ट के 25 नॉटिकल मील के दायरे में फंसे हुए हैं और यह हालात अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने 6 अगस्त को बताया था कि अनरेस्ट की वजह से गारमेंट इंडस्ट्री को $270 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। अब भाई देश का सबसे बड़ा पोर्ट 20 दिनों तक ठप रहेगा, देश में सामान की ढुलाई के लिए ना ट्रेन चलेगी ना ट्रक चलेंगे, तो क्या होगा? वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है और इससे जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने शेख हसीना की सरकार पलटकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है, वो बांग्लादेश की डूबती अर्थव्यवस्था को नहीं देख रहे हैं। वो इस आसमान छूती महंगाई को नहीं देख रहे हैं। वो देश के खाली होते फॉरेन रिजर्व को नहीं देख रहे हैं। वो कर्ज के भार से दबते देश को नहीं देख रहे हैं। 1 अगस्त की खबर है, बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व केवल 1 महीने में $1.3 बिलियन कम हो गया। जो फॉरेक्स है भी वो केवल $20.48 बिलियन का है, जो एक देश के हिसाब से बहुत कम है। बांग्लादेश पर विदेशी कर्ज भी बढ़ चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 8 महीनों में बांग्लादेश ने फॉरेन डेट के मूल और ब्याज के लिए $2.03 बिलियन खर्च किए थे। तो सोचिए क्या हालात हैं बांग्लादेश की इकॉनमी के। बेरोजगारी और महंगाई तो मुद्दा है ही, बांग्लादेशी टका भी लगातार गिरता जा रहा है। फोर्ब्स की आज की रिपोर्ट है, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 117.46 बांग्लादेशी टका के बराबर हो चुकी है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में हुई यह हिंसा, यह बवाल, यह तख्तापलट देश की अर्थव्यवस्था के लिए 11,000 वोल्ट का करंट साबित होने वाला है। अब एक और झटके के बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ उस दौरान जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले ग्रुप्स हैं, उनके लिए एक बर्नौल मोमेंट है। वो ये कि भले बांग्लादेश में हुए बवाल से वहां की इकॉनमी पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत की इंडस्ट्री को इससे फायदा होने जा रहा है। जब पड़ोसी देश में कुछ उथल पुथल होती है तो इसका असर हम पर पड़ना तय है। बांग्लादेश में भी जब इतना बड़ा अनरेस्ट हुआ तो भारत के भी कारोबार पर असर पड़ा। यहां तक कि बांग्लादेश के इस बवाल का असर ग्लोबल मार्केट पर भी दिखाई देगा। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स अब बांग्लादेश के बदले भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता देंगे। भारत के अलग अलग राज्यों की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो लुधियाना की इंडस्ट्रीज हो या फिर कर्नाटक की। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के भविष्य को लेकर भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। बांग्लादेश का सियासी भविष्य क्या होगा, जो सरकार बनेगी वो कितनी स्थिर होगी और वो कैसी आर्थिक नीतियां लेकर आएगी, और अर्थव्यवस्था पर इन सब बातों का सीधा असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की इकॉनमी के नाव में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों छेद हो चुके हैं और फिलहाल इस नाव की मरम्मत करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। इकोनॉमिक क्राइसिस अगर और ज्यादा बढ़ती है तो देश की गारमेंट इंडस्ट्री को यह ऐसा नुकसान पहुंचा सकती है कि शायद उससे उबरने में उसे कई साल लग जाएं। और जाहिर है खराब इकोनॉमी का असर दूसरे सेक्टर्स पर भी पड़ेगा।
तो बवाल कर सत्ता हासिल करने, कुर्सी कब्जाने की बात अलग है और देश को चलाने की बात अलग है। देखते हैं बांग्लादेश कैसे अपना रास्ता बनाता है। इधर बांग्लादेश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार बांग्लादेश की जनता के नाम अपना एक संदेश जारी किया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ मांगा है। उन्होंने कहा है कि देश में क्रांति के नाम पर आतंकवादी हरकतें की गईं, हत्याएं की गईं। उन्होंने यह भी कहा कि क्रांति के नाम पर उनके पिता का अपमान किया गया, देश की आजादी के नायकों का अपमान किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि वो बांग्लादेश जरूर लौटेंगी। शेख हसीना का यह बयान बांग्लादेश की पॉलिटिक्स ही नहीं, बांग्लादेश की जनता के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। हाँ, यह बात और है कि इसका जो असर है वो भले ही अभी दिखाई न दे, लेकिन असर तो होगा। दूसरी बात कि भारत के खिलाफ जो काम किया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जो काम किया जा रहा है, उस कर्म का फल तो मिलेगा ना बांग्लादेश वालों को। और इसका असर देखिए दिखना शुरू हो गया है। महंगाई से आप तड़पेंगे, जो जुल्म किए हैं उसके बदले आपको परेशान होना पड़ेगा। दवाइयों के लिए आप तरसेंगे, तेल के लिए तरसेंगे। अभी बहुत ज्यादा और दिक्कतें होनी हैं, क्योंकि यह जुल्म आपकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। मैं रेडिकल मुसलमानों की बात कर रहा हूं, और इसमें वो लोग भी पिसेंगे जो मौन स्वीकृति देकर अपने आप को पाक साफ समझ ले रहे हैं बांग्लादेश के लोगों में। तो बधाई हो बांग्लादेश, जिस पूर्वी पाकिस्तान से आपने आजादी पाई, एक बार फिर आप वही बनने जा रहे हैं, पूर्वी पाकिस्तान। आज से हम सब आपको पूर्वी पाकिस्तान कहेंगे, बांग्लादेश नहीं कहेंगे। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से आपको जाना जाएगा, क्योंकि आपकी हरकतें भी बिल्कुल वैसी हैं। वरना कौन अपने चलते फिरते देश को ऐसे बर्बाद कर सकता है? पाकिस्तानियों ने तो किया, तो आप भी तो उसी का हिस्सा थे, आपने भी कर दिया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और कमेंट कीजिए, अपनी राय जरूर जाहिर करिए। साथ ही जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, जो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट चेक करके ही मैं आप तक वो जानकारी पहुंचाता हूं। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। भाई स्टैटिक्स तो लोग सर ने दिए हैं, इसके हिसाब से तो महंगाई 14-15% बढ़ी है। मैं बल्कि ये भी सुनकर हैरान हो रहा था कि उनकी हमारी करेंसी से अलग इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, इतना सारा कुछ दंगे फसाद उधर हो गए, उसके बावजूद भी अभी भी उनका टका हमसे, हम कहते हैं कि यार तू तो 2 टके का भी नहीं है, तो भाई उनके 2 टके हमारे 1 रुपये के बराबर हो गए। 2 टके मतलब उनका 1 टका हमारा 2 रुपये। 2 रुपये, 117 रुपये ना, फिर भी ज़्यादा 2.5 रुपये का उनका 1 टका हो गया, 2.5 रुपये का। ठीक हो गया ना? मतलब इतने हालात ख़राब होने के आज वही बांग्लादेश, मैं इस बात पर फोकस करूँगा कि आज वही बांग्लादेश जिसको हमें कभी अपना बोझ समझकर उतारा था हमारी कौम ने, आज उसी का टका हमसे ज़्यादा बेहतर है। आज उसी की इकॉनमी, उसके फॉरेन रिजर्व हमसे ज़्यादा है। हमारे फॉरेन रिजर्व 7-8 बिलियन है, उनके 20 बिलियन बता रहे थे लोग सर। 7-8 बिलियन फॉरेन रिजर्व? हाँ जी, गलती तो नहीं कर रहा? नहीं, हमारी 7-8 बिलियन रिजर्व में फॉरेक्स रिजर्व जो होते ना, वो इंडिया के 650 बिलियन है। मैं कहूँगा कम है, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। नहीं तो नहीं है, इससे कम नहीं है। 7-8, वो भी मांगे तांगे के 2-3 बिलियन है। 2 बिलियन में यूएई के हैं, 2-3 बिलियन सऊदी अरब के हैं, 3 बिलियन में उसमें हैं, 1 बिलियन अपना जो है पाकिस्तान का, 1 के 2 बिलियन सिर्फ। बाकी सारे रखे हुए हैं, सऊदीया ने कुछ रखे हुए हैं, कुछ यूएन के, ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे, मतलब जस्ट शो मेंट के लिए। ठीक है ना? अच्छा, बात अब आती है कर्मों के फल की। इन्फ्लेशन बढ़ा तो बढ़ेगा ही भाई, अनरेस्ट हुआ है, जो नई गवर्नमेंट आई है, एक दंगे फसाद हुए हैं, जो जिधर शिप थे साहल पर, कोस्टल एरिया वहीं खड़े हैं। इंडिया ने भी थोड़ा सा हाथ खींचा है, क्योंकि जारी बात उधर जो जुल्म हो रहा है, फिर शेख हसीना वाजिद को तख्ता से उतारा,
तो ये चीज़ें मैटर तो फिर करेंगी ना, मैं ये चीज़ें तो अब मान रखती है ना। इससे अब इंडिया करे ना करे, वैसे भी एक मरतबा झटका लगना है बांग्लादेश को, क्योंकि उन्होंने जो किया उसको, जब एक अमन से एक मुल्क चल रहा है, अमन से अच्छा, ये पागल है जो अमन से चलने वाले मुल्क को हराने वाले हैं। वो तो कोटे सिस्टम पर हुआ था ना, तो आज फिर वो आज बढ़ते 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 आगे तो बढ़े। ये पागल नहीं है, फिर हुकूमत पागल थी जिन्होंने इसे रजाकार इन लोगों को कह दिया। रजाकार पता मुझे ये नहीं समझते रजाकार किसको कहते हैं। रजाकार वो लोग, हमारे यहाँ ये इतनी बुरी बात नहीं है। रजाकार वो कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं, मतलब कि अगर आर्मी लड़ रही है ना तो आप उनको सिविल लोग जो मदद करते हैं ना वो रजाकार हैं। ये लोग बंगाल में बांग्लादेश में जो रजाकार का लफ्ज़ बोलते हैं वो उन लोगों को बोलते हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की मदद की थी। अच्छा, आलोक सर ने वीडियो के अंदर ये साबित करने की कोशिश की है, या ये एक किस्म का सिनेरियो, ये एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि मतलब कि ये जो बांग्लादेश पर जो संकट या ये जो अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अफरा तफरी बढ़ रही है, इसका जो वजह है इनके अपने कर्म है, इनके अपने अमाल है जो उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने दंगे किए हैं, जो उन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया, जो उन्होंने तोड़ फोड़ की है शेख हसीना वाजिद को। आपको क्या लगता है? शेख हसीना वाजिद को गलत किया उन्होंने उतार कर? मेरी नज़र में गलत नहीं किया। आपको क्या लगता है ये तो कर्मों का फल है कि वैसे ही ये ऐसा? यार जब मुल्क में अफरा तफरी का आलम होता है या हुकूमत एक स्टेबल नहीं होती तो ये फ़र्क तो पड़ता है, शुरू में पड़ता है। अगर ये लोग कंट्रोल कर गए तो ये फिर अपनी हालत में ठीक हो जाएंगे, वो बात नहीं है। कर्मों का फल तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि वहाँ पर हिंदू मर रहे हैं इसलिए? ये बात इसलिए हो सकती है कि आपके मज़हब के लोग मर रहे हैं तो आपको ये लग रहा है। इस लिहाज तो फिर इसराइल को मेरे भाई मुकम्मल तबाह हो जाना चाहिए। उनको कर्मों का फल क्यों नहीं मिल रहा? उनको क्यों नहीं कर्मों का फल? मैं आप सभी को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेरे भाई उनके मुताबिक कोई चीज़ नहीं है सामने आ रही। उनके जितना भी जुल्म कर रहे हो उनके पीछे कोई चीज़ नहीं है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए। ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। और मेरे भाई बात समझने की कोशिश करो, जिस मुल्क में भी एक स्टेबल हुकूमत टूटती है, लोगों का बदअमनी का माहौल बनता है, ट्रांसैक्शन हर चीज़ रुक जाती, जाम हो जाती है, ट्रांसपोर्ट रुक जाती है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट से इकट्ठा होने वाला पैसा है, या तजारत होने वाली, या ये जो चीज़ें बिकने वाली, ये जो टाइम से नहीं जाएंगी, लेट होगी, चार्जेस लगेंगे, ये दजके तो लगते हैं मेरे भाई, ये तो हर एक जानता है। इसको अब कर्मों का फल कैसे बोल सकते हैं? कर्मों का भी फल है, उनकी वजह से तो रुके हैं, जिनकी वजह से रुके उनकी वजह से फिर उनको। अच्छा, फिर एक और बात की गई, यहाँ पर भी मजहब के नाम पर दहशतगर्दी की गई। दहशतगर्दी किन लोगों ने की है? मुझे एक बात बताओ, किसी ऊपर से किसी और मुल्क के लोगों ने आकर की है यहाँ पर दहशतगर्दी? क्या बांग्लादेश के लोगों ने? तो अंदर से ही हुई दहशतगर्दी, और कौन होगी दहशतगर्दी? ऊपर से ही हमेशा होती है, आप लोगों से ऊपर से होती है। ये मेरे भाई, ये वो चंद लोग हैं, खराब लोग, जिन लोगों ने अपने हवस को पूरा करने के लिए सब कुछ किया है। ये सारे बांग्लादेश के लोगों को आप नहीं कह सकते, समझ में आई मेरी बात? अगर और जो लोग जमात में शामिल थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो तालिब इल्म थे, वो सिविलियन नहीं थे मेरे भाई, मतलब आम आवाम में से आम लोग नहीं थे जो काम करने वाले, वो स्टूडेंट्स थे। और स्टूडेंट्स की तहरीक अपने कभी मुल्क में चेक करके देखो आपके मुल्क में कितनी मतबा निकली होगी। और ये हमेशा पूरा में रहते हैं ये लोग दंगा फसाद नहीं करते। कौन? बांग्लादेश में जब अच्छा, जो हिंदुओं के घरों को जलाया गया, उनके बुतों को तोड़ा गया, तुम्हारे लिए वो दंगा फसाद नहीं है? वो स्टूडेंट ने नहीं किया, मैं गारंटी से कहता हूँ। किसने किया गया? वो मेरे भाई आम सिविल लोगों ने अपनी मर्जी से। स्टूडेंट क्या को सुखात का पढ़ लगा, वो भी तो सिविलियन ही है। स्टूडेंट्स मेरे भाई एक पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इल्म हासिल करने वाले लोग थे, वो थे स्टूडेंट। वो अल्लाह के बंदे, स्टूडेंट्स ने किया हमला, स्टूडेंट्स ने बुत तोड़े, स्टूडेंट्स ने हिंदुओं पर हमला किया, उनका रेप किया, सारा कुछ उन्होंने किया। उन लोगों को क्या पढ़े, इन लोगों के साथ पढ़ी को छोड़ो, जब उनकी पटे निकल गए, उनको खुला छोड़ दिया गया मैदानों में, उन्हें कुछ भी करने था, कहीं तो पढ़ना था उन्हें, पढ़ गए, हिंदुओं को पढ़ गया, हिंदुओं को पढ़े था। अच्छा, तो हिंदुओं को क्यों पढ़े? तो मैं भी ये पूछा, हिंदुओं को क्यों पढ़े? ये इंडियंस जवाब दें कि अगर उन्हें दंगा फसाद करना है तो सिर्फ हिंदुओं को क्योंकि मैं बताता हूँ क्योंकि मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के लिए नफरत भरी हुई है। किन मुसलमानों के? तमाम मुसलमानों को, किन चाहे पाकिस्तानी हो चाहे एक बड़ी बात का जवाब दे, फिर बोलता रहना। पाकिस्तान से इसलिए अलहदा हुए क्योंकि पाकिस्तान वाले लोगों को ये पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो इनको इनका हक नहीं देते थे। ये अलहदा हो गए। इन्होंने मदद किन से ली? इन्होंने हिंदुओं से मदद ली।
तो हिंदुओं के खिलाफ ये इन्होंने कैसे? हिंदुओं से मदद नहीं ली, इन्होंने हिंदुस्तानियों से मदद ली। हिंदुस्तानियों आप सब स्पेसिफाई नहीं कर सकते उनको। मेरी बात सुन। हिंदुस्तानियों से मदद ली, उसमें मुस्लिम भी थे, और बल्कि जिसने साइन ऑफ करवाया सरेंडर पाकिस्तान से वो सिख था। ओ यार सिखों मुझे से एक बात बताओ, एवरेज सिखों से। किसकी है वहां पर? एवरेज को छोड़ सब थे ना, सरेंडर करने वाला कौन था? इधर ही फिर आया, सरेंडर किसने करवाया, किसने साइन करवाया? सिख ने करवाया। मेरे बात करने क्यों यार आप एक मुद्दे को एक रंग दे मेरी बात देते हैं? करने का ये पर्पस है कि जब आपने उन लोगों से मदद ली हाँ। तो फिर उन्हें उनसे नफरत कैसे हो सकती है? और यार ये वो मुद्दा नहीं है कि उनको, वो हिंदुस्तानी थे, मुसलमान जितने भी हुए जमीन पर, उनके दिमागों में ये डाला जाता है कि जो हिंदू है वो आपके खिलाफ है, वो आपके कभी दोस्त नहीं हो ओ सकता। मेरे भाई, क्या नहीं कहा जाता? यहूदियों को और हर उस इंसान को मेरे भाई जो आपके दीन का नुकसान करता है, वो दुश्मन इस्लाम का। टू द पॉइंट बात ये है, उसमें कोई भी गैर मुस्लिम आ सकता है। बात ये है, कर्मों का फल तो मिलना ही है। अगर आप इसके साथ बुरा करेंगे ओ यार, तो आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? कर्मों के फल को तुम लेकर बैठ गए हो, कर्मों के फल को देखोगे तो फिर इसराइल तो फलस्तीन तो तबाह हो तो जाएगा। फिर क्यों नहीं हो रहा इजराइल? मैं तो ये भी सोच के परेशान हूँ कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको फल मिलना चाहिए पिता। अभी हौसला करो, कब मिलेगा? स्टे रखो। कब मिलेगा? तुम भी दो। जहाँ तक अगर आपको हमारे दीन का पता है तो आप मंगोलों की तारीख बहुत अच्छे से याद होंगे। जितना नुकसान उन्होंने मुसलमानों को किया था ना, उतना तो आज तक कोई नहीं कर सका। और एक बात बता दो, आप तारीख में जाकर देखें, क्या कभी हिस्ट्री को पढ़ कर देखें, उनकी दुर्बत बनाने वाले भी मुसलमान ही हैं। दुर्गत लफ्ज होता है, चले खैर बात दुर्गत जो लफ्ज बोलते हैं, बात उनकी मिट्टी पलीत करने वाले भी मुसलमान ही हैं। कंक्लूड करते हैं। हुकूमतों को हमारे दीन का भी यही सब भाई फैसला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भाई ये कानून का एक नेचर का कानून है। अगर आज वो उन्होंने बुरा किया तो उनको बुरा ही मिलेगा। अगर उन्होंने दंगे फसाद किए, उन्होंने किसी ने जुल्म किया, ज्यादती की है, तो उनके साथ ये ज्यादती होकर रहनी है। उनके साथ ये ज्यादती इन्फ्लेशन उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, भूख अफलास बर्दाश्त करनी पड़ेगी उनको अपनी। अगर अक्लमंद हुए तो नहीं करेंगे। चले मिलते हैं वीडियो में नाटक के साथ। गॉड ब्लेस यू।